नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और फर्रुखाबाद से बड़ी खबर जहां पर बीएसपी नेता के होटल को कुर्क किया गया। जिला प्रशासन ने कुर्क किया है होटल। करोड़ों का आलीशान होटल कुर्क कर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मैनपुरी जेल में बंद है बीएसपी नेता अनुपम दुबे और जेल में बंद है बीएसपी नेता अनुपम दुबे और यहां उसकी संपत्ति पर कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत वो जेल में बंद है और कार्रवाई भी इसी एक्ट के तहत हो रही है। करोड़ों का आलीशान होटल कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। फर्रुखाबाद से खबर है ये। प्रशासन की टीम पहुंची और यहां पर एक्शन हुआ है। करोड़ों का आलीशान ये होटल कुर्क हो चुका है, सील कर दिया गया है। सूर्या वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्य जी, जिस तरह से यहां पर एक्शन हो रहा है, प्रशासन का एक्शन हो रहा है लगातार, चाहे वो कोई भी हो, नेता हो, माफिया हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बताऊं, फर्रुखाबाद जनपद में ये बीएसपी के नेता जो है अनुपम दुबे जिनका नाम है और इनके जो एक होटल है फर्रुखाबाद कोतवाली सदर क्षेत्र का ठंडी सड़क पे, करोड़ों की लागत का ये होटल था। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी कार्रवाई गैंगस्टर के मामले में की गई है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय पहले जो था गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ इन बीएसपी नेता के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसकी जांच चली थी। लेकिन प्रशासन पिछले कई महीनों से लगातार इस पूरे मामले की जांच के बाद में आखिरकार ये जो करोड़ों रुपए की लागत से होटल बनाया गया था इसको आज प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। और इस पूरे मामले में जो फर्रुखाबाद जनपद की तहसीलदार श्रद्धा पांडे हैं, वो उन्होंने मौके पर जाकर बाकायदा मुनादी कराते हुए इस पूरे प्रकरण के बाद में इस होटल को कुर्क कर लिया है। ठीक है सूर्या, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो करोड़ों का होटल कुर्क हुआ है, तमाम संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है जो गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्ति अर्जित की गई। रायसीना की रेस, कौन बनेगा राष्ट्रपति? विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नामांकन। मोदी योगी की मौजूदगी में द्रौपदी मुर्मू का नामांकन। द्रौपदी मुर्मू को बीएसपी का समर्थन। सिन्हा पर भारी मुर्मू की दावेदारी। रायसीना की रेस अब दिलचस्प होती जा रही है। आज राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन किया। सिन्हा के नामांकन के दौरान विपक्षी दलों ने अपनी ताकत दिखाई। विपक्ष ने एकजुटता दिखाने के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, लेफ्ट के नेता डी राजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। सिन्हा ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। दरअसल 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है, मतगणना 21 जुलाई को होगी। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को 21 जून को अपना साझा उम्मीदवार घोषित किया था और आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत लाइफ टाइम का उन्होंने गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए से मुझे विपक्ष ने उनको एक कैंडिडेचर में सपोर्ट किया है। हमें उम्मीद है कि जो वोटर्स हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सब निकल के वोट करेंगे इनके पक्ष में। तो जयंत चौधरी भी इस मौके पर मौजूद है और इधर राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा के नामांकन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आदर्श स्थिति तो यही होती कि आम सहमति बन जाती और सभी लोग द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद के लिए समर्थन देते। सर, आज यशवंत सिन्हा जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के नामांकन करने वाले हैं विपक्ष की तरफ से, जबकि द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, क्यों नहीं सर लोगों ने सपोर्ट किया? देखिए, आदर्श स्थिति तो यही थी कि आम सहमति से द्रौपदी जी को राष्ट्रपति के चुनाव में सभी लोग मदद करते, समर्थन देते, वोट करते। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी
कोशिश भी की, सबसे बात भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मौका था विपक्ष के लिए जिस मौके पर कि एक पहला मौका इतिहास का होता है जिसमें कि एक आदिवासी महिला देश की प्रथम नागरिक बनने जा रही हैं, उससे वो चूक गए। अभी तो लोकतंत्र है, कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर सकता है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मुर्मू जी को अक्रॉस द पार्टी लाइन बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छे मतों के साथ वो जीतेंगे। और इससे पहले एनडीए की प्रेसिडेंट कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून को नामांकन दाखिल किया था और इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में प्रधानमंत्री पहले प्रस्तावक बने। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद प्रस्तावक रहे। और अब तस्वीरें आपको 24 जून की दिखाते हैं जब एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक बने थे। पहले प्रस्तावक, पहले सेट में उनका नाम था और इसी सेट में अनुमोदक के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम था। कुल 60 नाम प्रस्तावक और 60 नाम अनुमोदक के थे, 120 नाम। कुल 4 सेटों में उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया था। इससे पहले मुर्मू ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही बाबा साहेब को नमन किया और बिरसा मुंडा को भी श्रद्धांजलि दी। इन अलग अलग तस्वीरों में आप 24 तारीख को जो हुआ था नॉमिनेशन के दौरान वो देख पा रहे हैं और आज विपक्ष के कैंडिडेट ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। द्रौपदी मुर्मू के लिए आम सहमति तो नहीं बन पाई, विपक्ष ने भी अपना कैंडिडेट दिया। हालांकि द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान से पहले ही विपक्ष ने अपने कॉमन कैंडिडेट का नाम दे दिया था यशवंत सिन्हा के रूप में, लेकिन यहां पर भारी द्रौपदी मुर्मू की ही दावेदारी है क्योंकि वहां पर वोट वैल्यू एनडीए के पास ज्यादा है। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने उम्मीदवार बनाया। उन्हें कई दूसरी पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है, इनमें कई तो विपक्ष की भी पार्टियां हैं। किन किन का समर्थन है? ओडिशा की बीजू जनता दल ने अपना समर्थन दे दिया, मेघालय जनतांत्रिक गठबंधन ने भी अपना समर्थन दिया है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने भी गठबंधन का ऐलान कर दिया है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एलजेपी रामविलास पासवान के उन्होंने भी समर्थन किया है, यानी कि चिराग पासवान ने भी समर्थन किया है। ओडिशा की बीजू जनता दल ने पहले ही समर्थन का ऐलान कर दिया है, इनका संबंध भी ओडिशा से ही आता है। तो इस तरह से विपक्ष के भी कई नेताओं ने, यहाँ की जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनकी ओर से भी द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन किया गया है। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव का गणित क्या है। 776 सांसद हैं, 4033 विधायक वोट करने वाले हैं। सांसदों और विधायकों के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। ये वोट वैल्यू अलग अलग होती है। एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 है। इस हिसाब से 776 सांसदों के कुल वोट वैल्यू की बात करें तो ये 5,43,200 हो जाती है। और यूपी के एक विधायक के वोट की वैल्यू 203 है। सिक्किम के एक विधायक के वोट की वैल्यू 7 है। यह डिपेंड करता है कि उस प्रदेश में आबादी कितनी है, विधायकों की संख्या कितनी है, उस पर डिपेंड करता है विधायकों की वोट वैल्यू। 4033 विधायकों की अगर हम बात कर लें तो इनकी जो कुल वोट वैल्यू है ये भी आपको बता देते हैं। 4033 विधायकों का कुल वोट वैल्यू है 5,43,231। 12 मनोनीत राज्यसभा सांसद वोट नहीं डाल सकते हैं। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में अब वोट वैल्यू भी हम आपको बता रहे हैं, 5-5.5 लाख के आसपास वोट वैल्यू की जरूरत होती है जीत के लिए और एनडीए के पास इस वक्त इससे ज्यादा है। वोटिंग में कौन कौन हिस्सा लेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव का गणित क्या है ये भी आपको समझा रहे हैं। वोट वैल्यू निकाली जाती है एक एक सांसदों की, एक एक विधायकों की और उसके बाद उसे जोड़कर और आधे से ज्यादा होना चाहिए जीतने के लिए। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। देखिए कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कितनी पार्टियां हैं और उनके कितने मत हैं ये भी हम आपको बता दें। एनडीए की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो एनडीए के पास इस वक्त देख लीजिए कि किस तरीके से कुल वोट मौजूद हैं और सिन्हा पर भारी द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी क्यों है ये हम आपको बता रहे हैं। जहां पर विधायकों की वोट वैल्यू अलग आपको बता रहे हैं और सांसदों की वोट वैल्यू अलग।
अगर सिर्फ बीजेपी की बात करें तो उनके पास 4,59,414 वोट वैल्यू, जबकि जेडीयू के पास 22,485 वोट वैल्यू और वहीं 15,816 वोट वैल्यू और आपको जो पार्टी दिखा रहे हैं 31,686 वोट वैल्यू। कुल मिलाकर जो वोट वैल्यू की संख्या है एनडीए के पास वो कहीं ज्यादा है। विपक्ष की भी पार्टियां समर्थन करती हैं, तो संकट से बाहर इस वक्त द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को खड़ा किया है। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि किस पार्टी के पास कितने वोट हैं और क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के लिए जीत की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल क्यों हैं, ये देखिए। यूपीए की बात कर ले, कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, एनसीपी एक साथ हैं जिन्होंने यशवंत सिन्हा को आगे रखा है। विधायकों के वोट वैल्यू की बात की जाए, यूपीए के पास कितना है? 1,47,192 और इसी तरीके से आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कांग्रेस 88,208, 23,232 डीएमके के पास है, जबकि शिवसेना के पास 9,800 और आरजेडी के पास 1,31,048 इस वक्त आपको, और एनसी के पास 9,450। ये विधायकों का वोट वैल्यू है जो इनके पास है। सांसदों की वोट वैल्यू की बात करें 1,14,800 और यहाँ पर 25,200, 5,600, 8,400। कुल मिलाकर जो वोट वैल्यू यूपीए के पास इस वक्त है, जरूरत जितने वोट वैल्यू की है उससे बहुत कम है। और यही वजह है कि साफ है, क्लियर कट है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो नहीं जीत पाएंगे और द्रौपदी मुर्मू आगे होने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम जो संघर्षों का पर्याय बन चुकी हैं। जिंदगी ने कई बार उन पर दुखों का पहाड़ गिराया, लेकिन वो टूटी नहीं। हादसों ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जिंदगी के सफर में डटी रही। आइए देखते हैं कि पार्षद से मंत्री, फिर राज्यपाल और अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की संघर्ष गाथा क्या है। जिंदगी में संघर्ष, वो घबराई नहीं। दुखों का पहाड़ गिरा, वो टूटी नहीं। पार्षद से भावी राष्ट्रपति तक सफर, मंत्री राज्यपाल के बाद बनेंगे राष्ट्रपति। मुर्मू से सीखिए जीने का अंदाज। द्रौपदी मुर्मू की संघर्ष गाथा। ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू की कहानी संघर्षों से भरी पड़ी है। पार्षद से भावी राष्ट्रपति तक के सफर में मुर्मू ने कई पड़ाव देखे, लेकिन मजबूत दृढ़ संकल्प की वजह से उनके हौसले जिंदगी को नई धार दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ। मुर्मू आदिवासी संथाल परिवार की बेटी हैं। मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ। शादी के बाद द्रौपदी मुर्मू को 2 बेटे और 1 बेटी हुई। सब ठीक चल रहा था। अचानक अलग अलग हादसों ने उनके पति और 2 बेटों को छीन लिया। पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो वहीं मुर्मू के बड़े बेटे की 2009 में। इस वक्त प्रयागराज हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अटाला हिंसा के 3 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। 25-25 हजार रुपए का इनाम इन पर घोषित किया गया है। तीनों फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है और उनके नाम है उमर खालिद, फजल खां जिन पर इनाम घोषित किया गया। डॉक्टर आशीष मित्तल पर भी इनाम घोषित किया गया है। तीनों फरार आरोपियों पर हिंसा को भड़काने के आरोप हैं। प्रयागराज में 10 जून को हिंसा भड़की थी। अटाला इलाके में यह हिंसा भड़की थी। पत्थरबाजी हुई थी पुलिस टीम पर और इसी मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी चल रही है। मास्टरमाइंड जावेद पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, उसके खिलाफ एक्शन भी चल रहा है। और दूसरी तरफ जो अब तक नहीं पकड़ में आए हैं मुख्य आरोपी, उनकी तलाशी चल रही है। पोस्टर्स लगाए गए और अब 3 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। 25-25 हजार रुपए का इनाम है और ये 3 आरोपी हैं उमर खालिद, फजल खां, डॉक्टर आशीष मित्तल।
इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने भी हिंसा को भड़काने में मदद की थी। अलग अलग तरीके से इनका सहयोग रहा था हिंसा को भड़काने में। प्रयागराज 10 जून की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफी वक्त लग गया था पुलिस प्रशासन को हिंसा पर कंट्रोल करने में और अब एक्शन चल रहा है उन सभी लोगों के खिलाफ जिन्होंने हिंसा को भड़काया था। बड़ी खबर लखनऊ से, बांदा जेल में और सख्त किया गया मुख्तार का पहरा। हर महीने डिप्टी जेलर समेत 15 जेल कर्मचारियों को बदला जाएगा। दूसरी जेलों से आएंगे मुख्तार के आसपास तैनात जेल कर्मी। मुख्तार की बैरक के पास 20 सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे। वहीं खराब होते ही कैमरे तुरंत बदलने के निर्देश दिए गए हैं। जेल मुख्यालय लखनऊ में बनी डिजिटल वीडियो वॉल से 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए गए। मुख्तार के आसपास तैनात स्टाफ को बॉडी वॉर्न कैमरे पहनने के निर्देश हैं। डीआईजी जेल की रिपोर्ट के बाद मुख्तार पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के आसपास और सख्त होगा पहरा। जेल प्रशासन ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। मुख्तार अंसारी की बैरक के आसपास तैनात जेल स्टाफ हर महीने बदला जाएगा और ये स्टाफ यूपी की अलग अलग जेलों से आएगा, जिसमें एक डिप्टी जेलर और 15 जेल कर्मी तैनात होंगे। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के बैरक के आसपास 20 सीसीटीवी और लगाने के आदेश दिए गए हैं। मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द तैनात जेल कर्मी हर हाल में बॉडी वॉर्न कैमरे पहनेंगे और मुख्तार अंसारी से लेकर खुद उनके ऊपर कोई आरोप ना लगे इस बात की रिकॉर्डिंग कराना सुनिश्चित भी कराएंगे। और इन सब से इतर जेल मुख्यालय में लगे हुए डिजिटल वीडियो वॉल से 24 घंटे मुख्तार अंसारी और उसके बैरक की निगरानी जारी रहेगी। पिछले महीने बांदा के डीएम और एसपी ने जब बांदा जेल में छापेमारी की थी, तब मुख्तार अंसारी की बैरक की सुरक्षा और निगरानी को लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद जांच के बाद जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी और उसकी बैरक के आसपास निगरानी और सख्त कर दी है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। जल्द ही यूपी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। 296 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे का तकरीबन 97% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के महीने में देश के प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के काम का निरीक्षण किया है और अब ये तस्वीर आपके सामने है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि बनकर लगभग तैयार हो चुका है। जनपद और चित्रकूट जनपद को ये एक्सप्रेसवे डेवलप कर रहा है, क्योंकि इसका आवागमन हमारे चित्रकूट तीर्थ धाम पड़ता है। इससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती थी, जिससे अब फैजाबाद और दिल्ली, इटावा यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों को बहुत सुपरफास्ट रास्ता बन जाएगा। और कुछ परिवारों को जो इसका मुआवजा मिला है, कुछ परिवारों को तो डेवलप हुआ है, वो अपना व्यापार और तमाम कल कारखाने डाल करके और अपना जीवन यापन डेवलप में आ गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड वासियों के लिए बड़ी सौगात दी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो एक्सप्रेसवे जो है 97% बन के कम्प्लीट हो चुका है। सिर्फ 3% काम रह गया है, जो कि उम्मीद लगाई जा रही है कि जुलाई के जो है फर्स्ट वीक में ही ये जो है इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यहाँ से जो है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है 7 जिलों से निकला हुआ है। बांदा इस पे है, चित्रकूट है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, ऐसे होते हुए जो है अगर कहा जाए तो 7 जिलों से होते हुए जाता है और इसकी दूरी 296 किलोमीटर की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड वासियों को जो है जो सफ़र करना पड़ता था उसमें काफ़ी दिक्कतें होती थी, गड्ढे वाले रास्तों से चलना पड़ता था। लेकिन अब ये स्थिति ये है कि बुंदेलखंड वासियों को दिल्ली, आगरा, लखनऊ जाने के लिए अब कुछ ही कहा जाए तो बहुत ही कम समय पे जो है लोग बांदा के पहुंच सकेंगे।
और कहीं का अगर कहा जाए तो पाटन क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के इस एक्सप्रेसवे बन जाने से लोगों को तमाम फायदे होंगे। अगर बात की जाए यहाँ के स्थानीय लोगों की, तो लोगों का भी कहना है कि साफ तौर पर जिस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया है तो इस पर विकास कार्य जो विकास कार्य किए गए हैं उसके हिसाब से लोगों को जो है उनकी आमदनी बढ़ेगी और लोगों को यहाँ पर जो है रोजगार मिलेगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद अगर बात की जाए तो एक्सप्रेस बन की कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 3% काम रह चुका है, रह गया है जो कि काम होना है। अंकित त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बांदा। उधर सहारनपुर में एक साथ 9 हिस्ट्री शीटर ने सरेंडर कर दिया और साथ ही सरेंडर करने पहुंचे हिस्ट्री शीटर्स ने पुलिस वालों के सामने भविष्य में कभी भी अपराध न करने की कसम खाई। तो ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, लगातार सरेंडर कर रहे हैं कई जगहों पर हिस्ट्री शीटर्स और बदमाश। सहारनपुर में भी आज देखने को मिला जहां 9 हिस्ट्री शीटर्स ने सरेंडर किया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।